Students, till now we studied different topics of chapter fundamental unit of life. Especially I made these videos for class 9, for class 9 chapter fundamental unit of life, the cell. We are study we studied till now about prokaryotic cell, eukaryotic cell, plant cell, animal cell, cell membrane, structure and function of cell membrane, structure and function of cell wall, osmosis, types of osmotic solutions, endosmosis, exosmosis. Then studied plastids. In plastids especially, we focused on structure of chloroplast and function of chloroplast. I request you to uh, watch all my videos, all my previous videos on this topic. You will definitely be benefited. My channel is Usha Navodaya Times, and watch, like, share, subscribe my videos. Proceed. Mitochondria. So, mitochondria singular, mitochondrion, unless specifically stained, are not easily visible under the microscope. मीन्स आप माइटोकॉन्ड्रिया को नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं माइक्रोस्कोप में। ये इन वाइटल स्टेन्स होते हैं जैसे फास्ट ग्रीन, तो इनके माध्यम से इनको स्टेन किया जाता है। फिर भी जो माइटोकॉन्ड्रिया है इन्हें सेल के अंदर आसानी से नहीं देखा जा पाता है, और जबकि इनकी संख्या पर्याप्त तो होती है, लेकिन इनको देखने के लिए स्पेशली इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में ही हम अच्छे से देख पाते हैं, अगर हम इसके अंदर के स्ट्रक्चर्स को भी क्लियरली देखना चाहें तो। अदरवाइज पॉइंट के रूप में ये हमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी दिखाई दे सकते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रिया है। ओके स्टूडेंट्स, द नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल इज वेरिएबल डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ द सेल्स। आप जानते हैं कि डिफरेंट टाइप की सेल्स होती है, नर्व सेल्स हैं, मसल सेल्स हैं, हार्ट सेल्स हैं। तो ये सारी जो सेल्स हैं, अलग अलग टाइप की सेल्स अलग अलग टाइप का फंक्शन परफॉर्म करती हैं, और अलग अलग फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज़ अलग अलग टाइप की सेल्स में होती है। तो जिन सेल्स को फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए एनर्जी रिक्वायरमेंट्स ज़्यादा होती है, उन सेल में नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया पर सेल ज़्यादा होता है, और जिनको एनर्जी की कम नीड होती है उन कोशिकाओं में, उन सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की संख्या कम होती है। मीन्स नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया डिपेंड्स ऑन फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ सेल। इन टर्म्स ऑफ शेप एंड साइज कंसिडरेबल डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी इज ऑब्जर्व। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अगर हम शेप और साइज की बात करें, यानी कि कितनी साइज, एक डेफिनेट शेप तो एक डेफिनेटली होता है, स्ट्रक्चर तो उसका डेफिनेटली होता है, वो जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे। बट ये यहाँ पर ऐसी बात करें कि कई माइटोकॉन्ड्रिया लार्ज साइज की हो सकती है, कहीं छोटी हो सकती है किसी सेल में। तो ये भी डिपेंड करता है कि ये सेल में क्या फंक्शन होगा। ओके स्टूडेंट, इट इज अ सॉसेज शेप्ड और सिलेंड्रिकल हैविंग अ डायमीटर ऑफ 0.2 to 1 मिलीमीटर, एवरेज 0.5 मिलीमीटर, मतलब 0.5 मिलीमीटर। आप मीटर स्केल, आपकी जो छोटी वाली स्केल होती है, तो उसमें आप देख सकते हैं कि दो जो सेंटीमीटर के दो जो खाने आपको दिखते हैं, उनके बीच जो छोटे छोटे खाने बने होते हैं एक्चुअली, तो वो जो दो छोटे छोटे खाने बने होते हैं वो जो है लगभग उस साइज़ की ये होती हैं, एंड लेंथ इसकी 1 to 4.1 मिलीमीटर की हो सकती है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नेम द सॉसेज शेप्ड सेल ऑर्गेनेल ऑफ इनसाइड द सेल दैट इज ऑल्सो नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, तो आप क्या बताएंगे? आंसर होगा बेटा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, वी विल प्रोसीड इन आवर डिस्कशन। नाउ वी विल स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ईच माइटोकॉन्ड्रिया इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर। दिस वर्ड डबल मेम्ब्रेन बाउंड इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। डबल मेम्ब्रेन बाउंड, यू नो दैट देयर आर मेनी स्ट्रक्चर्स इनसाइड्स ऑफ सेल। मीन्स अगर ये मान लो कि ये एक सेल है, तो इस सेल के अंदर बहुत सारे स्ट्रक्चर्स होंगे। तो जो स्ट्रक्चर सबसे सेंटर में होता है उसको बेटा न्यूक्लियस कहते हैं, और इसके अलावा साइड में ऐसे छोटे छोटे सेल ऑर्गेनेल्स और पड़े रहते हैं, तो जिसमें से माइटोकॉन्ड्रिया हो सकता है, गोल्गी बॉडी होते हैं, लाइसोसोम्स हो सकते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है। तो
ये जो सारे सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके भी मैंने यहाँ पे नाम लिए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया है, ये सारे स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं? डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होते हैं। यानी डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, यानी कि इनमें दो मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पर ये स्ट्रक्चर भी आपको मैं दिखाती हूँ। स्ट्रक्चर में आप देखिए, ये है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। बेटा ये बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर मैंने लिया है, और जैसे कि आप इस मैटर को अच्छे से समझ सकें तो आप देखिए, आप एक बाहर की तरफ मेम्ब्रेन है, हाँ, और एक अंदर की तरफ मेम्ब्रेन है। एक्चुअली ये आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, जैसे आपका सोप केस होता है तो उसमें इस तरीके का स्ट्रक्चर, सोप केस से नहीं आप कंपेयर करिए, मीन्स आप ऐसा समझिए कि आपके पास आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है, ज्योमेट्री बॉक्स, तो आपका जो ज्योमेट्री बॉक्स होता है उसके अंदर की तरफ स्टील का कवरिंग होता है, जिसके अंदर स्टील वाला जो भाग होता है जिसके अंदर आप उसमें पेंसिल वगैरह स्पेस होता है अंदर, उसमें आप पेंसिल अपना और आप बाकी रबर और रूलर ये चीज़ें रखते हैं, वो स्पेस हो गया एक। तो उन्हें उसे जो कवर कर रही है लेयर, वो एक उसकी इनर लेयर हो गई। इसी तरह से बाहर बॉक्स के जिसके ऊपर सुंदर से प्रिंट बने होते हैं वो एक लेयर होती है, तो वो हो गया एक आउटर मेम्ब्रेन। तो इसी तरीके से जो माइटोकॉन्ड्रिया भी होती है, इसमें दो मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो एक्चुअली ये जो स्ट्रक्चर्स होते हैं, जितने भी सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं, स्पेशली यूकैरियोटिक सेल में, जैसे कि न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और माइटोकॉन्ड्रिया भी, ये कैसे स्ट्रक्चर हैं? ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, इनमें एक आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इनर मेम्ब्रेन होती है। तो ये हमने देखा स्ट्रक्चर से रिलेटेड डिस्कशन। फिर यहाँ लिखा हुआ है कि ईच माइटोकॉन्ड्रियन is a double membrane bound structure with the outer membrane and the inner membrane dividing its lumen distinctly into two aqueous compartment। यानी कि इस तरीके से जो इनका अंदर की तरफ कंपार्टमेंट होगा वो दो चैम्बर में बढ़ जाएगा, एक आउटर कंपार्टमेंट होगा और एक इनर कंपार्टमेंट होगा। तो चलिए देखते हैं कि इन कंपार्टमेंट्स के क्या नाम है और इनकी क्या स्पेशलिटी है। द इनर कंपार्टमेंट इन नोन एज मैट्रिक्स, मैट्रिक्स पोसेस सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने बहुत ही सुना होगा डीएनए के बारे में, तो अभी हम डीएनए के बारे में भी पढ़ेंगे हम। तो देखिए ये डीएनए कह रहा है, तो डीएनए प्रेजेंट होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए। नॉर्मली सेल में जो होता है डबल हेलिकल डीएनए प्रेजेंट होता है, जो कि न्यूक्लियस के अंदर होता है, बट यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है, ऐसा ये बता रहा है। तो हाँ ऐसा होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, लेकिन सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कैसा डीएनए पाया जाता है? सर्कुलर डीएनए, सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? एक ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर कहते हैं। ऑटोनॉमस स्ट्रक्चर कहते हैं, यानी कि ये अपने कार्यों को एक हद तक खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया में जो कुछ भी काम होगा, जो भी एक्टिविटी होगी, उसको एक लेवल तक ये खुद कंट्रोल कर सकती है, जबकि सेल के बाकी जो मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनल्स हुए, जैसे कि गोल्गी बॉडी हुआ या जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुए, तो ये सब क्या होते हैं? ये सेल के न्यूक्लियस के द्वारा कंट्रोल होते हैं। न्यूक्लियस इसको कंट्रोल करता है, लेकिन जो सेल में दो स्ट्रक्चर होते हैं, प्लांट सेल में दो और एनिमल सेल में एक ही। प्लांट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट हमने पढ़ लिया वो, और एक माइटोकॉन्ड्रिया। बेटा क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया ये दो ऐसे स्ट्रक्चर हैं जिन्हें कहा जाता है सेमी ऑटोनॉमस। सेमी ऑटोनॉमस आप अपनी एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे, उसमें भी ये डिस्कशन दिया हुआ है। तो सेमी ऑटोनॉमस होने का मतलब है कि कुछ हद तक इन कोशिकांगों का अपनी एक्टिविटीज पर कंट्रोल होता है। मीन्स दीज सेल ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंट्रोल्स इट्स एक्टिविटी एट सम एक्सटेंट, टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक ये अपने अंदर होने वाली एक्टिविटीज़ को खुद ही कंट्रोल कर सकते हैं। क्यों कंट्रोल कर पाते हैं? क्योंकि इनमें क्या पाया जाता है? डीएनए भी पाया जाता है, जो कि इसके मैट्रिक्स में पड़ा रहता है। कुछ आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स पाया जाता है, और चाहे
प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल का जब डिफरेंस हमने पढ़ा था तो ये देखा था कि प्रोकैरियोटिक सेल में 70S टाइप का राइबोसोम होता है और यूकैरियोटिक सेल में बेटा 80S टाइप का राइबोसोम होता है। लेकिन जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होती हैं, आप जानते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में कोई सेल ऑर्गेनेल जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी बॉडी, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये सब नहीं पाए जाते। एक क्लियर न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, न्यूक्लियर एनवलप नहीं पाया जाता है। तो प्रोकैरियोटिक में वैसे तो 70S राइबोसोम होता है लेकिन सेल ऑर्गेनेल्स नहीं पाए जाते। जो यूकैरियोट होता है उसमें राइबोसोम 80S पाया जाता है और सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो सेल के साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम पड़े होते हैं वो 80S टाइप के होते हैं, लेकिन जो कुछ कोशिकांगों में भी राइबोसोम पाए जाते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, क्लोरोप्लास्ट है, तो ये कैसा होता है, ये 70S टाइप का राइबोसोम होता है। ठीक है, तो राइबोसोम से रिलेटेड डिस्कशन मैं आपको और अच्छे से बताऊंगी जब मैं राइबोसोम सेल ऑर्गेनेल अलग से डिस्कस करूंगी। ठीक है, तो हमने देखा इसके साथ साथ इसमें कंपोनेंट, कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के लिए चाहिए होते हैं, वो भी माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। यानी कि हमने देखा अभी तक कि मैट्रिक्स में सिंगल सर्कुलर डीएनए पाया जाता है, आरएनए मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, राइबोसोम्स 70S टाइप का पाया जाता है और कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होते हैं वो पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि ये जो हमारा जो डिस्कशन किया गया इसे हम यहाँ अपने इस डायग्राम में देखते हैं। तो बेटा इस डायग्राम में आप देखिए कि आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। तो बात हुई थी कि जो इनर मेम्ब्रेन से अंदर की तरफ एक कंपार्टमेंट होता है बेटा, ये कंपार्टमेंट जो है इसे ही इस कंपार्टमेंट में फ्लूइड भरा होता है, देखिए यहाँ दिख रहा है आपको, तो इसे कहते हैं मैट्रिक्स कहते हैं। इनर मेम्ब्रेन से जो कंपार्टमेंट बनता है उसको मैट्रिक्स कहते हैं, इसमें फ्लूइड भरा रहता है। ठीक है, और इसी फ्लूइड में सस्पेंडेड रहता है सिंगल सर्कुलर डीएनए, आरएनए, 70S टाइप राइबोसोम्स एंड अदर मटेरियल। ओके स्टूडेंट्स, आई होप यू गॉट इट माय पॉइंट। वी विल प्रोसीड द आउटर मेम्ब्रेन। अभी हमने देखा कि माइटोकॉन्ड्रिया की अगर वो जो डायग्राम वहाँ पर बना हुआ है उस डायग्राम को हम थोड़ा सा सिंपल करके ऐसे डायग्रामेटिक कन्वीनियंस के लिए बनाकर देखिए तो ये समझिए कि ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन हो गई माइटोकॉन्ड्रिया की, और इसी तरह इसकी जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो इनर मेम्ब्रेन क्या होती है, वो इसमें फोल्डिंग पाई जाती हैं या फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस पाए जाते हैं। ठीक है, इसे थोड़ा और अच्छे से अगर हम ड्रॉ करें तो देखिए कि ये मान लीजिए माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन है और इस आउटर मेम्ब्रेन के अंदर क्या पाए जाते हैं, इनर मेम्ब्रेन जो होती है वो क्या होती है, अंदर की तरफ क्या रहती है, फोल्डेड रहती है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस इसमें पाए जाते हैं। ठीक है बेटा, ये आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ये जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं इन्हें ही कहा जाता है क्रिस्टी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट है क्रिस्टी। जो माइटोकॉन्ड्रिया का काम है वो मेनली काम कहाँ होता है, क्रिस्टी में। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं बिकॉज इट फॉर्म्स एटीपी, और एटीपी सिंथेसिस कहाँ होती है, क्रिस्टी में होती है। क्रिस्टी कैसे स्ट्रक्चर्स है ये आप देख पा रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, एक तो आउटर मेम्ब्रेन हो गई, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है उससे अंदर की तरफ एक कंपार्टमेंट मिल रहा है। देखिए ये कंपार्टमेंट है, ये जगह है, ये जो अंदर की जगह है यहाँ पर फ्लूइड भरा होता है जिसको मैट्रिक्स कहते हैं। और साथ ही साथ ये जो इसमें इनर मेम्ब्रेन होती है इस पर फोल्डिंग्स होती हैं, अंदर की तरफ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको क्रिस्टी कहा जाता है। और क्रिस्टी इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। क्रिस्टी क्यों पाए जाते हैं पूछा जाता है, इंपॉर्टेंस क्या है, ये एटीपी सिंथेसिस जो है इनर मेम्ब्रेन में होती है और वहाँ इनर मेम्ब्रेन में एटीपी सिंथेसिस के लिए सरफेस एरिया को बढ़ा देते हैं कौन, क्रिस्टी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि हमने पढ़ा आउटर मेम्ब्रेन फॉर्म्स द कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री ऑफ द ऑर्गेनेल। ये जो आपने देखा, ये हमने अभी देखा था कि कंटिन्यूअस लिमिटिंग बाउंड्री आउटर मेम्ब्रेन बनाती है। ठीक है, और लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है फॉर्म्स अ नंबर ऑफ इनफोल्डिंग्स कॉल्ड क्रिस्टी, इसका सिंगुलर है क्रिस्टा। तो ऐसे ही इनर मेम्ब्रेन जो है अंदर की तरफ फोल्डेड रहती है